हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद आलोक सर रुद्रा क्लासेस में। आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ सामान्य हिंदी का तीसरा वीडियो, जो वर्णमाला का वॉवेल शुरू किया जा रहा है, यानी स्वर को शुरू किया जा रहा है। इसके पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वर्णमाला पढ़ने से पहले वहाँ पे आपका बेस तैयार किया गया है, यानी हिंदी भाषा का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा है विकास का, और दूसरा कि हम ग्रामर व्याकरण पढ़ने से पहले उसके कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं जिसका मतलब क्या होता है वहाँ बता चुका हूँ। आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे स्वर यानी वॉवेल्स। देखो, कोई भी व्याकरण जो बनाया जाता है, जैसे अंग्रेजी ही लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के मेल से ही बनता है। तो हमारे यहाँ भी जो भाषा बनाया गया है वह एक स्वर और एक व्यंजन से बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा। ठीक है, कोई भी चीज़ दोस्तों पढ़ने से पहले उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्वर वर्ण उन्हें कहा जाता है कि जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, जो किसी की मदद नहीं लेते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं, जिसका और खंड नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हो, जैसे मैं दोस्तों आपसे कह दूं अ से लेके और अह तक, ठीक है, अ से लेके अह तक और क से लेके ज्ञ तक। तो देखिए, जो अ से अह है यही स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। इसका जो वर्ण होता है अ, आ, छोटी, बड़ी, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। अ का खंड क्या करेंगे, लेकिन क का आप खंड कर सकते हैं। क और धन अ 2 शब्दों से मिलके बनता है, यानी कि जो हमारा व्यंजन होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। लेकिन जो ये स्वर होता है वो कहता नहीं भैया, हमको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे तोड़ा नहीं जा सकता है, मुझे खंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं किसी से मदद नहीं लिया हूँ, किसी से साझेदारी में अपनी बिल्डिंग नहीं तैयार किया हूँ कि आके कहेंगे कि 2 कमरा आपका है 2 कमरा मेरा है। ठीक है, यानी मैं पूर्ण हूँ, स्वतंत्र हूँ, जिसका खंडन न किया जा सके, जो बिना किसी की मदद से बोला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि स्वर की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं स्वरों को। किनको लिखते हैं? स्वरों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, पहले अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ, फिर अंग और फिर अह। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है, याद रखिएगा, आपसे यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मूल स्वरों की संख्या पूछ दे, मूल स्वरों की संख्या तो 11 होती है, और स्वर केवल पूछ दे तो 13 होती है, जबकि ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि यह दोनों जो वर्ण लिखे गए हैं ये स्वर के साथ जरूर लिखे जाते हैं, लेकिन स्वरों में इनकी गिनती नहीं होती है, केवल 11 ही गिनती होती है। तो मूल स्वरों की संख्या पूछ दे तो 11। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कौन है बाबू? तो चलिए देखते हैं। इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, यानी इसका साउंड निकलता है बाबू नाक से। किससे? नाक से। अनुस्वार इसको बोलते हैं। ठीक। अह जो होता है इसको हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि यह नाक और प्लस मुंह दोनों से निकलता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि स्वरों में नाक से निकलने वाला साउंड कौन सा है? अनुस्वार है। और नाक और मुंह से निकलने वाला अनुनासिक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? तो बाबू अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, पूछ देगा कि अयोगवाह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो बाबू किशोरी दास वाजपेयी ने कहा था। किशोरी दास
वाजपेयी जी ने कहा था, और किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, यानी उपमा दी गई है हिंदी का पाणिनि। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न 3-4 टाइप के प्रश्न सिर्फ यही 2 से बन गए। कहेगा अनुस्वार किन्हें कहेंगे? अंग को। अनुनासिक किसे कहेंगे? अह को। इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह सर्वप्रथम किसने कहा था? किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा था। तो किशोरी दास वाजपेयी जी को और किस नाम से जाना जाता है? या ऐसे पूछ देगा कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरी दास वाजपेयी जी को कहा जाता है। और इसका साउंड कहाँ से निकलता है ये मैं बता ही दिया हूँ। तो अब बचे कितना बाबू? 11 बच गए। 2 तो आपको समझ में आ गया, इसलिए इसको मैंने अलग कर दिया। अब आते हैं कि स्वरों के भेद क्या होते हैं बाबू? भेद तो देखो, स्वरों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा बाबू? एक कहलाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा कहलाएगा दीर्घ स्वर, तीसरा कहलाएगा संयुक्त स्वर, और एक प्लुप्त स्वर। ठीक है, इन तीनों को हम लोग समझते हैं, चारों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे किस पे? ह्रस्व पे। किस पे आएंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण पर आएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा समझ लें। ठीक है, तो परिभाषा समझने से पहले एक चीज़ दोस्तों छूट गया, जो उसको समझ लेते हैं। देखो, ये जो चीज़ लिखे गए हैं ना, तो देखिए अ और आ एक जाति के हैं, इसलिए इसको सजातीय स्वर वर्ण भी कहा जाता है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से आपको बताएंगे। छोटी और बड़ी ये दोनों भाई हैं, है दोनों बहिन है, एक छोटकिया है एक बड़किया है। ठीक है, है एक छोटकुआ है एक बड़कुआ है। इसी प्रकार से ऊ और ऊ भी क्या है? सजातीय वर्ण है। ठीक, यह जब तक अपने घर में रहेंगे तब तक सजाती हैं। जब ये इसके घर में चला जाता है तो विजातीय स्वर वर्ण हो जाता है। जैसे मैं अ धन अ कर देता हूं तो आ बन जाता है, या अ के बाद आ आए या आ के बाद अ आए, तो ये संधि का विषय है। तो ये जब एक में है तो सजाती हैं, लेकिन अ के बाद छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये विजातीय हो जाएगा, विजातीय स्वर वर्ण। और ये क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर वर्ण कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये चीज समझ में आया। दूसरा एक चीज समझते हैं, देखो इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगे तो उसे एक मात्रा कहते हैं। उसका संकेतांक कैसे होता है? और उसको बोलने में उसका दूना समय ले तो उसको हम कहते हैं ऐसे। 2 मात्रा का समय ले तो उसका संकेतांक ये होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इसको अ बोलते हैं तो अ बहुत कम समय में बोला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मात्रा का समय ले रहा है। लेकिन इसी को हम आ बोलें तो ये 2 मात्रा का समय ले रहा है, क्योंकि इसका दुगना समय ले रहा है। तो ऐसे ही समझिए कि ये 1 मात्रा का समय लेता है तो आ 2 मात्रा का लेगा। ये छोटी ह्रस्व है और यह दीर्घ है, यह 1 मात्रा का, यह 2 मात्रा का। समझ में आ रही है बात? और ये भी 1 मात्रा का समय लेता है, ये भी सब 2-2 मात्रा का समय लेते हैं। अब समझते हैं, अब हम परिभाषा समझते हैं ह्रस्व स्वर का। देखो दोस्तों, ह्रस्व स्वर वर्ण उन्हें कहा जाता है जो सबसे कम समय में उच्चारित किए जाते हों अथवा 1 मात्रा का समय लगता हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो देखेंगे कि यहां पे ह्रस्व स्वर वर्णों को, कि जब परिभाषा में कह रहा है कि ह्रस्व स्वर वर्ण उन्हें कहा जाता है जो सबसे कम समय में बोला जाता हो। ठीक है, और जो 1 मात्रा का समय लेता हो। तो देखेंगे कि इन 11 जितना वर्ण बचा है तो सबसे कम समय में अ बोला जाता है, तो हमने लिख दिया अ। एक ये हो गया, 1 मात्रा का समय ले रहा है। आ पे बढ़ेंगे बाबू तो ये 2 मात्रा का ले रहा है, तो ह्रस्व तो होगा नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे ई, तो सबसे कम समय ले रहा है, 1 मात्रा का समय ले रहा है, तो ये ह्रस्व में आ जाएगा। बड़ी बोल रहा है तो ये दीर्घ हो जाएगा, ये तो ह्रस्व होगा नहीं, छोटा ऊ हो जाएगा। और बाबू वहां पे री 1 हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। कभी कभी ये भी पूछ देता है ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 4 है दोस्तों।
इसका एक ट्रिक भी बना सकते हैं आप, AEUR बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं AEUR। समझ में आ रहा है? AEUR समझ में आया? ये ऐसा एक ट्रिक बना सकते हैं। अथवा हरस्व को अ, ई, उ, री, इनकी संख्या होती है 4। अब आते हैं दीर्घ को समझते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण, तो दोस्तों इसी का विलोम होता है। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण ह्रस्व स्वर का दुगुना समय ले अथवा 2 मात्रा का समय ले तो उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। दीर्घ मतलब लंबा, ह्रस्व मतलब छोटा। जैसे ये जो था ना, ये मान लीजिए ये इतना बड़ा था और है दीर्घ जो है इसकी लंबाई अब इतनी हो गई है। समझ में आया? दीर्घ मतलब लंबा, ह्रस्व मतलब छोटा। इसको बोलने में कम समय लग रहा था, अ, ई, उ और री। समझ में आ रहा है? तो इनको बोलने में कम समय लग रहा था, तो ये छोटा है, ह्रस्व है। लेकिन इसी के दुगुना समय ले, तो अब बाबू हमने यहां 4 खत्म कर लिया था। अब देखेंगे कि अ का दुगुना समय कौन ले रहा है? आ ले रहा है। आ हो गया यहां पे। ये 2 मात्रा का समय ये भी ले रहा है। चलिए इसको कर लिए। दूसरा हम देखेंगे कि बड़ी जो है छोटी के मुकाबले में 2 मात्रा का समय ले रही है। चलिए ये बड़ी भी हो गया, 2 मात्रा का समय ले लिया। अब बाबू छोटा ऊ का दूना समय कौन ले रहा है? बड़ा ऊ ले रहा है। इनकी संख्या कितनी हो गई लल्ला? 3 हो गई। हो गई नहीं हो गई? चलिए इसका भी ट्रिक बना सकते हैं अंग्रेजी में। ए कर सकते हैं, ई कर सकते हैं, यू कर सकते हैं, बराबर 3 AEU। ठीक है, यानी ये आपका आ समझ लीजिएगा, इसको डबल ए कर लीजिए, आ हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा समझने के लिए। बाकी दीर्घ मतलब बड़ा, तो जो ह्रस्व स्वर का दुगना समय ले, ये हो गया। अगला संयुक्त स्वर वर्ण। अब देखो संयुक्त स्वर वर्ण किन्हें कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब तक जो हम देख रहे थे, यहाँ पे 2 विजातीय स्वर वर्णों के मेल से संयुक्त स्वर वर्ण का निर्माण होता है। चलिए अब देखते हैं। तो अब कितना बचा संयुक्त में? 4 बचा है बाबू, इन्हीं को लिख दीजिए। ए, ओ और औ। तो देखो जो ए है, जो ए है, जो ओ है और जो औ है, यह किनसे मिला है? अ। चलिए देखिए, अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ए और अ धन उ बराबर ओ और अ धन ओ बराबर औ। समझ में आ रही बात? यानी देखो जो ए बना है ये 2 विजातीय स्वर वर्णों के मेल से बना है। यानी ये दोनों मिले हैं तब ए बना है, ये दोनों मिले हैं तब ए बना है, ये दोनों मिले हैं तब ओ बना है और ये दोनों मिले हैं तब औ बना है। समझ में आ रही बात? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह संयुक्त मतलब जुड़ना होता है 2 स्वर वर्णों के मेल से, वो भी विजातीय स्वर वर्णों के मेल से। ठीक है, अब देखो ये सजाती तो है नहीं, कोई भी सजाती नहीं है। 2 विजातीय स्वर वर्णों के मेल से संयुक्त होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला बचा प्लुप्त। अब हमने देखा कि जो ह्रस्व था वो 1 मात्रा का समय ले रहा था, दीर्घ था 2 मात्रा का समय ले रहा था, संयुक्त भी 2 मात्रा का समय ले रहा था। कहीं कहीं दीर्घ के साथ संयुक्त वर्णों को भी लिखा जाता है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन अगर कहीं ये केवल पूछे दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या तो 3 होती है। लेकिन अगर केवल ये पूछे दीर्घ और उसमें न 3 दिया हो न 4 दिया हो, अगर 7 दिया है तो सही है। क्यों? क्योंकि इसको भी बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है और इसको भी बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको दीर्घ के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 और धन ये 3,
दोनों मिलके कितना हो गया 7। तो अगर ऑप्शन में 4 और 3 दोनों नहीं दिया है, 7 दिया है, तो आप ये ऑप्शन सही कर लेंगे। अब बचा बाबू कि जब ये 2-2 मात्रा और 1 मात्रा का समय ले रहा था, ये प्लुप्त कौन है? तो देखो जो प्लुप्त स्वर वर्ण होता है उनका उच्चारण करने में 2 मात्रा से अधिक 3 मात्रा या 4 मात्रा 5 मात्रा का समय ले सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं ओम, है ना, है कि नहीं है? देखो जो ओम है बीच में ये 3 जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना ओम, जो देर तक बोला जाए, 3 मात्रा ले सकता है, 6 मात्रा ले सकता है, 9 मात्रा ले सकता है। जैसे आप घर पे बुलाते हो, हे, देर तक साउंड चिल्लाते हो, तो वो क्या हो जाता है? प्लुप्त हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आज हमने स्वर में सिर्फ पढ़ा क्या? स्वर की परिभाषा, कौन से स्वर कितने होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है, और स्वर के सिर्फ 3 भेदों को हमने जाना, 4 भेदों को। अगले हम वीडियो में जानेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, वृत्ताकार स्वर वर्ण, अर्धवृत्ताकार स्वर वर्ण, इनके बारे में जानेंगे और इनका साउंड कहाँ कहाँ से निकलता है उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में स्वर के और जितने छूटे हुए पार्ट हैं, भेद हैं, उनको लेके। तो अब तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।